रमेश, अमन और सुरेश तीनों भाई शहर से अपने गांव की ओर लौट रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। तभी उन्हें नदी किनारे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो तीनों भागते हुए नदी के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर 3 लड़कियाँ जो कि घायल रूप से जमीन पर पड़ी हुई है। तीनों भाई किसी तरह से उन तीनों लड़कियों को संभालते हैं और उन तीनों को अपने घर ले जाते हैं। लड़कियां दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी, लेकिन उनकी लाचारी देखकर तीनों भाइयों को उन पर दया आ गई। जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है, रमन, अमन और सुरेश की माँ विमला तीनों लड़कियों को उनके साथ देखकर उनसे कहती है, अरे बेटा, ये सब क्या है? इतनी रात को तुम ये अनजान लड़कियों को लेकर हमारे घर में क्यों आ रहे हो? और ये इतनी घायल क्यों हैं? क्या हुआ इन्हें? विमला के सवाल जवाब करने के बाद रमेश अपनी माँ को सारी बात बताता है। विमला का व्यवहार भी काफी अच्छा था और वो अपने बेटों से कहती है, ये तो बहुत अच्छा है बच्चों। रात को इन जवान लड़कियों को इस तरह से बाहर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेचारी घायल भी लगती हैं। किसी ने इनके साथ बहुत बुरा किया। सारी बातें तो इनके होश में आने के बाद ही पता चलेंगी। फिलहाल के लिए अंदर ले आओ इनको। ऐसे ही थोड़ी देर बाद तीनों लड़कियों को होश आ जाता है। दरअसल ये तीनों लड़कियां बहनें हैं और इन तीनों का नाम ज्योति, अनामिका, सुप्रिया है। ज्योति विमला से कहती है, माताजी, हमें कुछ दिन के लिए अपने घर में रख लो। वो दरअसल बात यह है कि हम तीनों बहनें शहर जा रही थी और हमारे पास कुछ पैसे और जेवर थे। पता नहीं कहाँ से वो 4 अनजान आदमी आए और हमें किसी नुकीले हथियार से मारने लगे और हमारा सारा पैसा छीन कर हमें वहीं अधमरा करके छोड़ दिया। हम अनाथ हैं, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। हमारे पास जो भी छोटा मोटा घर था वो हमारे चाचा चाची ने हमसे छीन लिया। आप बस कुछ दिनों का समय दे दो हमें और अपने घर में रख लो। अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हें जब तक रहना है घर में तब तक रहो। ये भी अपना ही घर है और मुझे ना अपनी माँ समझो। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। आप कितनी अच्छी है माताजी। आजकल के समय में कोई भी किसी ऐसे अनजान को अपने घर में नहीं रखता। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। बाकी हम जब तक आपके घर में रहेंगे ना, तब तक आपके घर का सारा काम करेंगे। आपको किसी भी चीज की कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। हम झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना वाना सब बनाएंगे। अरे बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। तुम्हें जो दिल करना है वो बनाओ और जैसे मन करता है वैसे मेरे घर का काम करो। वैसे भी मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, तो मुझे काम करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। अब तुम तीनों अगर मेरे साथ रहने लगोगी तो मेरा हाथ भी बच जाएगा। ऐसे ही विमला तीनों लड़कियों को अपने घर में ही रख लेती है। यूं ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। अब आसपास के सभी लोग विमला और उसके बेटों पर सवाल उठाने लगते हैं कि उन्होंने बिना शादी के 3 अनजान लड़कियों को अपने घर में रखा है। ऐसी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए विमला अपने तीनों बेटों से कहती है, बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सभी को आपस में ही शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि समाज तुम्हारे रिश्ते को शर्मसार कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शादी ही ऐसा बंधन है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे तीनों बेटे अनामिका, ज्योति और सुप्रिया से शादी कर ले। कम से कम इन बच्चों को भी एक परिवार मिल जाएगा, मुझे बहुएं मिल जाएंगी। ये तीनों बहुत ही ज्यादा गुणी हैं। पर माँ, ये लोग दिखने में कितनी बदसूरत है। इनसे शादी कैसे हो सकती है हमारी? क्या यही सीख दिया मैंने बेटा? सुंदरता इंसान के मन से होती है, ना कि बाहर के रंग रूप और ढंग से। तुम खुद सोचो, जब से ये तीनों लड़कियां हमारे घर आई हैं तब से हमारे घर में कितना खुशनुमा माहौल हो गया है। हर तरफ चहल पहल रहती है और ये व्यवहार से कितनी अच्छी है। मुझे हमेशा आराम करने के लिए कहती हैं। आए दिन तो मेरी सेवा करती हैं, और क्या चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला माँ। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं शादी कर लूंगा। इस तरह से तीनों बेटे उन तीनों लड़कियों से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पूरे गांव में विमला के बेटों की शादी की चहल पहल उठ जाती है। विमला अपने बेटों की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन गरीबी में उसका ये अरमान शायद पूरा होने में समय ले रहा था। वह बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तभी ज्योति वहां आती है और ज्योति कहती है,
माँ जी, आप अगर मेरी बात मानो तो हमारी शादी ना किसी मंदिर में कर दो। जब घर की आर्थिक हालत ठीक हो जाएगी उसके बाद हम गांव वालों को दावत दे देंगे। बात तो तेरी बिल्कुल सही है ज्योति। मैं सोचती हूँ इस बारे में, क्योंकि अभी तो पैसे नहीं है घर पर कि मैं अच्छे से तुम सभी की शादी करवा पाऊँ। मैं सोच रही थी कि साधारण रूप से ही तुम्हारी शादी करवा दूं, उसके बाद अच्छे से दावत दूंगी सबको। ज्योति के कहने पर विमला अपने बच्चों की शादी साधारण रूप में मंदिर में जाकर करवा देती है। शादी करवाने के कुछ दिन बाद विमला की जिंदगी में जैसे अचानक समय ने काया पलट दिखा दी। ये सब देखकर विमला को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। दरअसल विमला का घर एक झोपड़पट्टी से बदलकर बंगले में बदल जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके घर में बहुत सारे पैसे, जेवर और जरूरत का सारा सामान था। ये देखकर विमला बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी वहाँ ज्योति, अनामिका, सुप्रिया आती है और वो तीनों अपने जल परी वाले अवतार में आ जाती है। ये देखकर विमला बहुत डर जाती है। माँ जी, आप ना घबराओ नहीं, हम आपको पूरी सच्चाई बताते हैं। माँ जी, दीदी ना बिल्कुल सही बोल रही है। दरअसल बात यह है कि बहुत समय पहले हम भी बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करते थे और कहीं ना कहीं हमें अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। इसीलिए एक बार जंगल में एक ऋषि मुनि जा रहे थे। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत थे, इसीलिए हम तीनों बहनों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया और ये देखकर ऋषि मुनि ना नाराज हो गए और उन्होंने हमें श्राप दे दिया और हम तीनों को जलपरी बना दिया। अब साधारण इंसान से हम जलपरी बन चुके थे। जलपरी बनने के बाद हम सांस लेने में हमें तकलीफ हो रही थी और पानी में रहने पर हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जीवन जीना जैसे कि 2 बार हो चुका था। तब हमने ऋषि मुनि से माफी मांगी। तब जाकर ऋषि मुनि ने हमें एक श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई भी इंसान हमें बिना किसी स्वार्थ के अपनाएगा, उस दिन हम जलपरी से एक साधारण लड़की के रूप में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से ही हम अब ठीक हो चुके हैं। आप लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के हमें इस घर में रखा और आपने अपने बेटों से हमारी शादी करवाई। अब हम जलपरी के श्राप से मुक्त हो गए हैं, एक साधारण लड़की में बदल चुके हैं। अब हम तीनों आपकी साधारण बहू हैं। और माँ जी, आप ना हमें माफ करना। इस श्राप मुक्ति के लिए हमने आपसे झूठ बोला और झूठ का सहारा लेकर हम इस घर में आए। इस तरह से विमला इस सच्चाई के साथ अपनी तीनों बहुओं को स्वीकार कर लेती है और अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है। निशा और अनीशा दोनों ही बहन थी, पर निशा अनीशा के मुकाबले कम सुंदर थी, जिस वजह से जब भी लड़के वाले निशा को देखने आते तो वो अनीशा को पसंद कर लिया करते। इसलिए जब इस बार निशा को अजीत नाम का लड़का अपनी माँ विमला के साथ देखने आता है तो निशा की माँ अनीशा से बोलती है, अनीशा बेटा, तेरी बहन निशा तुझसे बड़ी है, तेरी बहन में कोई कमी नहीं है, फिर भी लड़के वाले तेरी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक तेरी बहन की शादी ना हो जाए तू लड़के वालों के सामने ना आए। माँ, मैं सब समझ चुकी हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब तक दीदी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं लड़के वालों के सामने नहीं आऊंगी। इस तरह से निशा का रिश्ता अजीत के साथ हो जाता है। बहुत जल्द अजीत और निशा की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अजीत देखता है कि उसकी साली अनीशा निशा से काफी सुंदर है। उसे देखते ही अजीत के मन में उसे शादी करने की इच्छा पनप जाती है। निशा के माँ बाप ने ये बिल्कुल सही नहीं किया। इस निशा से लाख गुना सुंदर है अनीशा, इसलिए जानबूझकर इसके माँ बाप ने कभी अनीशा को हमारे सामने नहीं आने दिया। जो बात अजीत अपने मन में सोच रहा होता है वही ख्याल विमला के दिमाग में भी आता है, पर वो लोग कुछ नहीं कहते। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अजीत निशा के साथ सही से बर्ताव नहीं करता, जिस वजह से निशा काफी परेशान रहने लगती है और एक दिन अपनी सास विमला से बोलती है, माँ जी, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या मैं अजीत जी को पसंद नहीं थी जो वो मुझसे ऐसे नाराज रहते हैं? बहू, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तू मुझे और अजीत को पसंद थी, पर जब हमने तेरी छोटी बहन को देखा तब हमें पता चला कि सोने से महंगा तो हीरा होता है और तेरे माँ बाप ने हमें धोखा दिया। अगर शादी से पहले हमने तेरी छोटी बहन को देखा हो। विमला की ये बात सुनकर निशा को बहुत बुरा लगता है और इसलिए निशा अपने पति का दिल जीतने के लिए हर वो काम करती है
जिससे अजीत को खुशी मिल सके। समय यूं ही बीतता जाता है और निशा की शादी को 1 साल हो जाते हैं। इन 1 साल में अजीत की नाराजगी भी खत्म हो जाती है और विमला भी निशा से प्यार करने लगती है। अब मेरी जिंदगी में सब ठीक है अजीत जी, और माँ की नाराजगी भी खत्म हो गई। अब तो मैं अजीत जी को अपनी बहन से मिलवा सकती हूँ, अब कोई डर नहीं। इतना बोलकर निशा अपने घर फोन करती है और अनीशा से कहती है, तेरा बहुत मन करता है ना अपने जीजा से बात करने का। इस बार मैं 10 दिनों की छुट्टियाँ पड़ रही हैं, तो मैंने सोचा इस बार मैं 10 दिनों के लिए घर आ जाऊँ। जब तेरे जीजा जी आएंगे तो जी भर के बात करना। इस तरह से निशा अजीत के साथ अपने मायके जाती है। इन 10 दिनों में अजीत और अनीशा के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वे दोनों काफी देर तक हंस हंस के बातें करते हैं। घर आने के बाद भी अजीत ज्यादातर समय अनीशा से ही फोन पर बातें किया करता और एक दिन अनीशा से बोलता है, अरे मेरी जान, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे जीजा जी मत कहा करो, तुम मुझे जान कहकर बुलाया करो, इसमें प्यार है। और वैसे भी तुम्हें देखे काफी दिन हो गए हैं, तो बताओ कब आ रही हो हमसे मिलने? अब जब इतने प्यार से बोला है तो आना तो बनता ही है, चाहे समय ही क्यों ना लगे। मैं कल आ रही हूँ आपसे मिलने, और हाँ, कुछ दिन रहने के लिए भी। इस बारे में दीदी को मत बताना। अब अगले ही दिन अनीशा अपना सामान लेकर अपनी बहन के ससुराल आ जाती है। जैसे ही निशा अनीशा को देखती है वो बहुत खुश होती है, साथ ही साथ हैरान भी। अनीशा तो यहाँ, वो भी इस तरह अचानक? हाँ दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा क्यों ना तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ जाऊँ। वैसे दीदी, मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रहने के लिए आई हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे अनीशा, भला इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो जब तक यहाँ रहना चाहती है तब तक रह। वैसे भी माँ जी और अजीत जी दोनों ही अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस तरह से अनीशा और निशा काफी देर तक एक दूसरे से बातें करती हैं। शाम को जब अजीत घर आता है तो वो निशा के सामने नाटक करता है जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अनीशा ज्यादातर समय अपने जीजा के साथ ही रहती। ये देखकर निशा को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो सारी बातें इग्नोर कर देती है। पर समय के साथ अनीशा और अजीत की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अजीत अब निशा को जरा भी टाइम नहीं देता और ऑफिस जाने से पहले अनीशा से मिलकर जाता और ऑफिस से घर आते ही अनीशा के पास जाकर बैठ जाता। जब से अनीशा इस घर में आई है, अजीत जी का बिहेवियर काफी बदल चुका है। वो पहले की तरह नहीं रहे। हर समय अब अनीशा को ही ढूंढते हैं और अनीशा भी हर समय इन्हीं के साथ चिपकी रहती है। कहीं मेरी ही बहन मेरी सौदन बनने की कोशिश तो नहीं कर रही? हे भगवान, मैं अपनी बहन के बारे में क्या सोच रही हूँ? आज उसी की वजह से तो मेरा घर बसा है और मैं। इस तरह से निशा के दिमाग में काफी सारी बातें घूमने लगती है, पर निशा ये सब देखकर भी सारी बातें नजरअंदाज करती है। अब समय के साथ विमला भी ज्यादातर समय अनीशा के साथ ही रहती। बेचारी निशा पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती और अनीशा विमला के साथ कमरे में बैठकर बातें करती रहती। शाम को जैसे ही अजीत घर आता, अजीत के आने के बाद अनीशा अजीत के साथ बैठ जाया करती। ऐसे ही एक रात निशा सो रही होती है, तभी आधी रात में उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि अजीत बिस्तर पर नहीं है। इतनी रात को अजीत जी कहाँ गए? और ये बालकनी में से हंसने की आवाज किसकी आ रही है? अब निशा बालकनी पर जाकर देखती है, जहां वो देखती है कि अजीत और अनीशा खड़े होकर हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। पर जैसे ही वो दोनों निशा को देखते हैं, बिल्कुल चौंक जाते हैं। क्या हुआ? आप दोनों मुझे देखकर ऐसे डर क्यों गए? और इतनी रात में आप दोनों अकेले बालकनी में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं निशा, मुझे नींद आ रही थी तो मैं टहलने के लिए कमरे से बाहर आ गया। तभी मेरी नजर अनीशा पर पड़ी। अनीशा अकेली बालकनी पर खड़ी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ देर अपनी साली साहिबा से हंसी मजाक कर लिया जाए। चलो, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ दीदी, आप भी सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। इस तरह से अजीत निशा को बेवकूफ बना देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अजीत की नजदीकी अनीशा के साथ बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक रात फिर आधी रात में निशा की आंख खुलती है और वो देखती है कि आज भी अजीत अपने कमरे में नहीं है। इस बार निशा सीधा अनीशा के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि अजीत और निशा एक दूसरे के बेहद करीब हैं। अजीत जी, अनीशा, ये सब कुछ क्या है?
अनीशा तू मेरी बहन है, तुझे शर्म नहीं आई अपनी ही बहन का घर उजाड़ते हुए, अपनी ही बहन की सौतन बनते हुए? अरे शर्म कैसी, अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अगर शादी से पहले तुम्हारी माँ ने चालाकी नहीं की होती तो आज अनीशा मेरी बीवी होती, ना कि तुम। और वैसे भी माँ को अनीशा बहुत पसंद है, इसलिए हम लोगों ने सोच लिया है कि हम दोनों कल के कल शादी करेंगे, और इसलिए मेरे कहने पर अनीशा यहाँ आई है। सच्चाई सुनने के बाद निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब अगली सुबह जब अजीत और विमला अनीशा के कमरे में उसे तैयार होने के लिए बोलने जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि अनीशा अपने कमरे में नहीं है और वहाँ एक चिट्ठी पड़ी है जिस पर लिखा होता है, दीदी मुझे गलत मत समझना, मैंने कभी भी तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश नहीं करी और ना ही इस बारे में कभी कुछ सोचा। ये सब मैंने अपने प्यार को पाने के लिए किया। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसकी कास्ट छोटी है और माँ बाप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बस इसीलिए मैं तुम्हारे घर में रहने के लिए आई, ताकि माँ बाप को विश्वास हो जाए कि मैं अमन को भूल चुकी हूँ। और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं भागकर यहाँ आ गई। मुझे माफ कर देना दीदी। देख लिया जीजी, माँ जी, आप में ऊपर ही सुंदरता का परिणाम। जरूरी नहीं जो इंसान ऊपर से सुंदर हो वो अंदर से भी सुंदर हो। जरूरी नहीं कि आप लोग मेरी बहन को मेरी सौतन बनाना चाहते थे, पर ऐसा हुआ। शायद अब आपकी आंखों से सुंदरता की पट्टी खुल गई होगी। इस तरह से अजीत और विमला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अजीत इस तरह की हरकत फिर कभी नहीं करता। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया एक फौजी थी जो अपने देश के लिए मर मिटने को भी तैयार थी। आज काफी दिनों बाद चिंकी चिड़िया को पूरे 1 महीने की छुट्टी मिली थी और उसके घर आते ही उसकी माँ उसकी शादी की बात छेड़ देती है। आ गई मेरी बच्ची, अब पता नहीं तुझे फिर कब छुट्टी मिले। इस बार तुझे लंबी छुट्टी मिली है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना तेरे हाथ पीले करा दिए जाए। क्या माँ, तुम्हें तो हर समय मेरी शादी की ही चिंता सताती है। अब तो तुम्हारी बेटी तुमसे दूर हो गई है और कितना दूर करना चाहती हो? अरे बेटा, मैं तो हमेशा तुझे अपने सीने से लगा कर रखना चाहती हूँ, पर तेरी नौकरी है जो मुझे तुझसे दूर रखती है। ऊपर से तू एक बेटी है और बेटी का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है ना बेटा। इस बार चिंकी चिड़िया शादी के लिए मान जाती है। अब बिना किसी देरी किए चिंकी चिड़िया की माँ चिड़िया रानी उसकी शादी कबूतर से तय कर देती है। जब पहली बार चिंकी चिड़िया कबूतर से मिलती है तो उसे कबूतर से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आपको कभी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि आपकी होने वाली बीवी एक फौजी है, वो आपसे ज्यादा अपने देश की रक्षा में रहेगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे तो गर्व हो रहा है कि मेरी होने वाली बीवी एक फौजी है। देखो, मेरा तो गर्व से सीना चौड़ा हो गया। कबूतर से मिलकर चिंकी चिड़िया को बहुत अच्छा लगता है। अब इसी तरह से बहुत ही जल्द चिंकी चिड़िया और कबूतर की शादी हो जाती है और दोनों अपनी इस शादी से बड़े खुश थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है चिंकी कि तुम मेरी बीवी हो। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी बीवी एक फौजी होगी। कबूतर जी, विश्वास कर लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ सपना नहीं है, हकीकत है। कबूतर और चिंकी चिड़िया एक दूसरे के साथ थे। वो अपने इस रात को यादगार बनाना चाहते थे और उससे पहले ही चिंकी चिड़िया के पास फोन आ जाता है और चिंकी चिड़िया का बुलावा आ जाता है। माफ करना कबूतर, मैंने सोचा था हम इन कुछ दिनों में अपनी यादें बनाएंगे, पर लगता है अब ये मौका हमें फिर कभी मिलेगा। अभी मुझे अपना सामान पैक करना है, सुबह होने से पहले मुझे बॉर्डर के लिए निकलना होगा। पर क्यों चिंकी, और इतनी जल्दी आखिर क्यों? तुम उनसे बोलो तुम्हारी शादी हुई, तुम्हें तो अपनी छुट्टी और बढ़ा लेनी चाहिए, और तुम आज ही रात को जा रही हो। कबूतर जी, मैं समझ रही हूँ, पर आप भी मेरी सिचुएशन समझिए। मैं एक फौजी हूँ और मेरा फर्ज है अपने देश के लिए लड़ना। मैं अपने देश को खतरे में नहीं डाल सकती, भले ही मेरी जान चली जाए, और अभी मेरे देश को मेरी जरूरत है। मुझे जाने दीजिए। अब ना चाहते हुए भी चिंकी चिड़िया अपना सामान पैक करके बॉर्डर के लिए चली जाती है और बॉर्डर पर तैनात होकर अपने दुश्मनों से लड़ती है। तो वहीं दूसरी ओर कबूतर को चिंकी चिड़िया की याद सताती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर की मुलाकात कोयल से होती है। कोयल की आवाज सच में बहुत सुरीली थी। उसकी आवाज सुनते ही कबूतर मदहोश हो जाता है। कोयल, तुम्हारी आवाज और तुम्हारी